बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डायरेक्ट लाइन प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ौक अहमद। नाज़रीन, पाकिस्तान जिस निज़ाम और कानून के मुताबिक चल रहा है वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान यानी आईन पाकिस्तान। लेकिन हर सियासी जमात की इस आईन पाकिस्तान की किताब की अपनी अपनी तशरीह है। कहीं पाकिस्तान में इंतखाबात ताख़ीर का शिकार होते हैं तो कोई पूछने वाला नहीं, कहीं मखसूस नशिस्तों का मामला कि किस सियासी जमात का वो हक बनता है वो भी इबहाम का शिकार है। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत की तशरीह भी हर सियासी जमात की अपनी अपनी है। हमने माजी में भी देखा और अब भी देख रहे हैं कि अपोजिशन में बैठी जमातें हमेशा इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखती हैं कि किसी तरह उनके बात मानी जाए और उनको दोबारा हुकूमत में लाया जाए। इसी तरह अगर बात की जाए मौजूदा हालात के हवाले से भी तो पाकिस्तान में इस वक्त भी एक तरफ मुज़ाकरात, एक तरफ तंज और एक तरफ मैना मानो की सियासत का राज है। और अगर बात की जाए असम्बली के अंदर तो कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से कहा गया कि मुज़ाकरात की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बार बार मुज़ाकरात की बात करती है लेकिन उसके बाद फिर कभी सियासी जमात को तनकीद का निशाना बनाती है, कभी इस्टेब्लिशमेंट को कहती है कि हम मुज़ाकरात करने को तैयार हैं और कभी कहती है कि मुझसे माफ़ी मांगी जाए। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जमात इस्लामी धरना दिए हुए है। अमन अमान की बात की जाए तो सूबाई दारुल हुकूमत के अंदर कल एक वाक़या पेश आता है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फाउंडर मेंबर जो थे डॉक्टर शाहिद सिद्दीक साहब, उनको कत्ल कर दिया जाता है। आज एक जर्मन टूरिस्ट था जो कि पाकिस्तान की सैर का हुआ था, उसको लूट लिया जाता है, उसको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। वो पाकिस्तान में आज लाहौर के अंदर एक कैंप लगाकर रात गुजार रहा था तो कुछ लोगों की जानिब से उससे चीज़ें छीन ली जाती हैं, मोबाइल और कैमरा वगैरह। तो अमन अमान की सूरत हाल ये है। अब इस सूरत हाल के अंदर मुल्क किस समझ जा रहा है, आज इस पर बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में अजहर सिद्दीक साहब मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, डॉक्टर फरीद पराचा साहब मौजूद हैं और खेल दास कोहिस्तानी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मौजूद हैं। सबसे पहले मैं डॉक्टर फरीद पराचा साहब आपकी जानिब चलूँगा। जमात इस्लामी के दौर हुकूमत से हुए हैं, जो धरना आपने दिया हुआ है, जो मुतालबात आप लेकर इस वक्त जुड़वा शहरों के अंदर मौजूद हैं, आप तीसरे दौर का आगाज कब से हो रहा है और आपको कितनी उम्मीद है कि आप कामयाब हो जाएंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले दिन से ही हमने ये रवैया इख्तियार किया था कि हम तसादम का रास्ता नहीं इख्तियार करेंगे और हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात की पेशकश हुई तो हमने कहा कि ठीक है, हम मुज़ाकरात के ज़रिए से मामलात को हल करेंगे। अब यह मुज़ाकरात दो तरफ़ा रवैया है। ये यूँ नहीं है कि एक फरीक को आप सिर्फ मैं मसरूफ़ रखें, कमेटी खेलते रहें, कुछ बात को लटकाते रहें और ताख़ीर में डालते रहें तो मामला ठीक नहीं होते। हमने ये देखा कि ये 2-3 सेशन हो चुके हैं लेकिन मामलात को हल करने की तरफ आने का कोई सरे दस्त ऐसा नहीं नज़र आ रहा कि हुकूमत बहुत ज़्यादा संजीदगी से इस मामले की संजीदगी को महसूस करे और इसको हल करने की तरफ तो नहीं। डॉक्टर फरीद साहब, हुकूमत तो एमक्यूएम के साथ उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहती है कि एमक्यूएम का शुक्रिया कि आईपीपीज़ के मामले पर हमारी तवज्जो दिलाई और आपको पैगाम दिया उन्होंने कि इस तरीके से मामलात नहीं हल होंगे, एहतजाज से मामलात हल नहीं होते। ये मतलब ये है ना कि जी अब ये तो जिस वक्त हुकूमतों का ये रवैया हो कि एक पुरअमन तहरीक हो, पुरअमन रास्ता हो, पुरअमन तरीके से हल करना चाहें, बात कर रहे हो, मुज़ाकरात कर रहे हो और आप उनको ये बात करें कि जी धरने देने वाले भी सियासत बराए सियासत कर रहे हैं। अब ये कौन सी बात है? सियासी जमात सियासत ही करेगी और सियासत करना कोई ताना नहीं है, कोई ऐब नहीं है। और इसमें बराए सियासत क्या है? हम भी कह सकते हैं हुकूमत बराए हुकूमत आप कर रहे हैं, आप भी मुज़ाकरात बराए मुज़ाकरात कर रहे हैं। तो इसलिए ये इसमें बड़े तहम्मुल की ज़रूरत है और जो जितने बड़ी जिम्मेदारी पे हो उसे उतनी ज़्यादा तहम्मुल का सबूत देना चाहिए। अब अगर हमें हुकूमत कायल करे और हमने कहा कि जी आप जो मुज़ाकरात हैं वो या तो हमारी स्टेज पे हों या मीडिया के सामने हों, आप बताएं, आपकी कमेटी हमें बताएगा हमारे मुतालबात में गलती कहाँ है, हमने कौन सी चीज़ गलत की है, हमने कहाँ पर कोई ऐसा मुतालबा किया है जिसे हल न किया जा सके, कौन सा ऐसा है कि जिसका ताल्लुक सिर्फ जमात इस्लामी के साथ है। हमने तो वो मुतालबात किए हैं जिसका हर एक के साथ ताल्लुक है, इस मुल्क के हर शहरी से, हर शरीफ आदमी से, हर गरीब आदमी से, हर सफेद पोश से। वो लोग के जो घरों में इंतहाई मुश्किल के साथ अपने हालात ज़िंदगी गुजार रहे हैं और बिल उनको
उनकी हद इस्तिताअत से 2-3 गुना आ चुका होता है, तो ये उनके मसाइल हैं। फिर इसी तरह पेट्रोलियम लेवी की हमने ठीक बात है, की, या यानी तनख्वाह ये यकीनी है कि जब तक मुतालिबात नहीं माने जाते आप लोग यहां पर ही मौजूद रहेंगे? जी बिल्कुल, हमने ये कहा है कि जी हम तो नहीं थके। ठीक है, आप नहीं थके। मैं जरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, कल आपके मेहमान आए थे लेकिन वो वहां पर रुक नहीं सके और वहां से मोटरसाइकिल पर बैठकर चले गए। अजहर सिद्दीक साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सपोर्ट कर रही है इस धरने को, कहां तक सपोर्ट करेगी? क्या आपके कारकुनान भी इस धरने के अंदर शामिल हो जाएंगे जब ये इस्लामाबाद की तरफ जाएगा, या यहां पर ही मौजूद रहेगा? तो बहुत शुक्रिया जी। देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि चूंकि ये मामला मफाद आमा का है, पब्लिक से रिलेटेड है। मेरी अपनी ज़ात की आप देखें, मैं तो पिछले 20 साल से टैरिफ के मामलात में नेपरा के कॉन्टेक्स्ट में मैं गिनवाना शुरू करूं तो बहुत बड़ी लंबी तादाद आ जाएगी। लेकिन इस वक्त जो इशू इन्होंने रेज किया है, जमात इस्लामी काबिल तहसीन है उनका काम, वरना तो घर बैठी है ना हुकूमतें। जमातें तो घर में बैठी हैं, एसी लगाते हैं, पैसा कौन बिल कौन सा जेब से देना है उन लोगों ने? उनको तो एहसास तक नहीं है अवाम का। बातें बड़ी उन्होंने की थी, दावे किए थे 200 यूनिट तक मुफ्त देंगे। अभी आपको एक और खतरनाक बात आपके सामने रखता चलूं, अभी ये मामला इतना आसान नहीं है। यानी अब कौम को तरगीब दे रहे हैं कि सोलर लगा लें। अच्छा चले सोलर लगा लेते हैं, लग गया सोलर। कभी ये सोचा कि जब सीएनजी के पंप लगाने उन्होंने शुरू किए थे तो मुल्क में सीएनजी डिप्लीट हो गई थी। आज कैपेसिटी पेमेंट है, फर्ज करें 10,000 मेगावाट, एक वैसे बता रहा हूँ, 10,000 मेगावाट पैदा हो रही है और अगर हम 5,000 मेगावाट इस्तेमाल कर रहे हैं, पैसे आपको कैपेसिटी पेमेंट में 10,000 के ही दे रहे हैं। तो आप जब सोलर पे भी निकाल आएंगे, कौम को बेवकूफ भी बना देंगे, और कल जो आपने वो पैसा वो कहां से देना है? खुदारा, वी नीड टू हैव अ वेरी स्ट्रिक्ट पॉलिसी। असल जो तवज्जो देने की बात है, आप डिफेंड करने आगे उनको, यानी वो अपने आईपीपीज को डिफेंड कर। आईपीपीज को देखें, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बड़ा क्रेडिट जाता है कि 2021 में उन्होंने कैप कर दिया था डॉलर को 148 के ऊपर। अगर आज डॉलर 148 पे कैप ना हुआ होता तो आज 270-280 पे जा रहा है। आप अंदाजा लगाएं कि कौम का कितना पैसा बचाया। लेकिन वजह यह थी कि सॉवरेन गारंटी दी हुई है इसके अंदर। हमारे पास भी सर्टेन लिमिटेशंस थी, उस लिमिटेशन में सामने रख के हमने सिर्फ इसमें नहीं, हमने पेट्रोलियम में, चीनी में, आवाम के कामों के अंदर हमने बहुत काम किया है। अब सोचना ये है कि इसको आगे कैसे लेके चलना है। अजहर सिद्दीक साहब, क्योंकि क्या धरना ही इसका हल होगा? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो काफी एक्सपीरियंस है धरने का, आप मशवरा देंगे जमात इस्लामी को कोई? देखिए, मैं धरने के बिल्कुल मैं हक में हूं, क्योंकि इसके अलावा प्रेशर नहीं बिल्ड होना ना, पूरी दुनिया के अंदर प्रेशर बिल्ड होना है, ना ही आईपीपीज के दरमियान प्रेशर बिल्ड होना है। उन्हें अंदाजा होगा, यानी देखिए कहीं ना कहीं अगर बात हो नहीं, गुफ्तगू से कैसे हल होने हैं? वजह क्या? स्टेक होल्डर है ना, जरा समझिएगा। शुगर के अंदर, घी के अंदर, अपना आईपीपीज के अंदर कौन है? रिटायर्ड जज है, रिटायर्ड जर्नैल है, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट है, रिटायर्ड सियासतदान है। यानी ये तो वो सारे लोग आज भी शामिल है। 40, 50, 60 फैमिलियां हैं, और आपको पता है हुक्मरान के वक्त के लोग भी शामिल हैं। तो ये कोई ऐसे सेटल डाउन नहीं होना। अवाम की आवाज के लिए मैं तो ज्यादा लोगों को कहूंगा कि इस तरह के एहतजाज में शिरकत करें ताकि आवाज उठे, उन्हें अंदाजा हो इस बात का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल, आप इमरान खान साहब ने भी, हम सब सपोर्ट करते हैं इस बात को। और हो सकता है अभी तो नहीं मैं कहता कि आने वाले दिनों में हम भी, जो कि हमारे भी एहतजाज वगैरह सारे फाइनल हो रहे हैं, हमें तो इजाजत, तो हो सकता है कि आप भी इसका पार्ट बन जाएं। खेलदास कोहिस्तानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि हुकूमत क्या सोच रही है, कि कब तक इंतजार करेगी? क्या जब इस्लामाबाद की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगी जमात इस्लामी, तब तक इंतजार करिए? खेलदास साहब फरमाइएगा, हुकूमत क्या सोच रही है? 9 दिन हो गए हैं जमात इस्लामी धरना दिए बैठी है, अब तक 2 दौर हो चुके हैं, कोई नतीजा नहीं निकला, कब तक इंतजार किया जाएगा? देखें, जो जमात इस्लामी बात कर रही है वो बात बिल्कुल दुरुस्त कर रही है। और हम अगर हुकूमत में आए, हमारा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब भी वही बात कर रहा है कि अवाम को मसाइल हैं, अवाम के बिजली के बिल महंगे आते हैं, महंगाई है, सब चीज़ें हैं। मगर आपने देखा 28% महंगाई थी, अब 11-12% पे आ गई है। इसी तरह बिजली के बिल की जिस तरह ये निशानदेही करे, दुरुस्त है, हमें एहसास है। हम ये नहीं कहते, उसकी जो इनके वज़ीर आज़म थे कहते कि मैं आटा चीनी और ये कम करने नहीं है, हमें एहसास है। हाँ, हम आटा चीनी हमने कम किया है। हम बिजली के बिलों का जो बोझ है उसको भी रिलीफ दे रहे हैं। 50 अरब का 2 महीने के जो रेट बढ़े थे 200 यूनिट में, उनमें 84% पाकिस्तानी है, उनको वज़ीर आज़म साहब ने पीएचडी से पैसे निकाल कर रिलीफ दिया है।
और सर्दियों में ज़ाहिर है बिजली कम इस्तेमाल होगी। हमें ये खेलदा साहब उस रिलीफ के बावजूद एक आम आदमी उस रिलीफ के बावजूद खेलदा साहब उस रिलीफ के बावजूद एक आम आदमी अपनी तनख्वाह का तकरीबन 40 से 50% हिस्सा, जो कि एक बहुत बड़ा हिस्सा बनता है, वो बिजली के बिलों में दे रहा है। हमने 22%, 20% तनख्वाह बढ़ाई थी। हम ये नहीं कहते कि आम आदमी की ज़िंदगी अच्छी गुजर रही है, हम कहते हैं उसको मुश्किलात है। हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि ये मसाइल है, मगर इसको भी देखना चाहिए। 2014 में जब 13 में हमारी हुकूमत आई, 14 में धरना दिया गया, पाकिस्तान की तरक्की का पहिया रोका गया। 2017 में नवाज शरीफ साहब के खिलाफ साजिश करके अगरचे वो हुकूमत कंटिन्यू करती, 2021 में जो आके इन्होंने IPP को रिवाइज किया, जिस तरह इन्होंने जो इनके वज़रा शामिल थे उसमें, अगर नवाज शरीफ साहब होता तो वो IPPs हमें खत्म हो जाते। तो ये भी देखना होगा कि तारीख को भी दुरुस्त करना पड़ेगा कि हुकूमतों को किस तरह गिराया जाता है, हुकूमत की कारकर्दगी को भी जो है 3 साल हो गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माजी का हिस्सा बन गई है, माजी का हिस्सा बन गई है खेलदा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत। उसके बाद आपने 16 माह हुकूमत की, उसके बाद फिर इंटरिम गवर्नमेंट आई, फिर आपकी हुकूमत है। वो बहुत पुरानी बात होगी जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। मैं यही कह रहा हूं, इन्होंने IMF से कड़े शराइत पे जो है वो IMF का प्रोग्राम लिया, उसके बाद ये बेक हो गए। अगर इनकी पॉलिसी चलती तो पाकिस्तान में ये चाहते थे कि श्रीलंका बन जाए, डॉलर 400 का हो जाता, पेट्रोल नहीं मिलता, पूरी कौम सड़कों पे होती जिस तरह श्रीलंका में थी, मगर वो हमने मुल्क को दिवालिया से बचाया। हम आज भी चाहते, अगर जमात इस्लामी वाले एक बड़ी जो मुनज़्ज़म और एक सीनियर सियासतदान उसमें मौजूद है, बड़े जो मैं समझता हूँ इनका इंतशार से कोई ताल्लुक नहीं है, ये एहतजाज करना इनका बिल्कुल हक है। जिस तरह ये पिंडी में बैठे हुए हम इनसे बातचीत भी कर रहे हैं, मगर मैं समझता हूँ जो हमारी इंटरनेशनल कमिटमेंट है IMF के साथ, वो एक हसास मामला है। हुकूमत किसी भी सूरत में, हमने अपनी पॉलिटिकल जो विल थी, हमने अपनी पॉलिटिकल कीमत अदा की इस मुल्क के खातिर, तो हम अब कभी कोई ऐसा फैसला उस पार्टी उस हुकूमत की तरह नहीं करेंगे जिससे हमें पीछे हटना पड़े। हम IMF के साथ जो की हुई शराइत है उस पर A101 अमल करेंगे, क्योंकि ये रियासत पाकिस्तान का मुआहदा है, ये अवाम की बेहतरी के लिए दो फरीकैन के दरमियान एक मुआहदा है। उससे ठीक है, IMF की आप जो शराइत हैं उस पर अमल करें खेलदा साहब, लेकिन IMF से जब शराइत तय करें तो ये भी देखें कि एक आम आदमी की कैपेसिटी बर्दाश्त करने की कितनी है। मैं डॉक्टर फरीद साहब से एक चीज जानना चाहूंगा। डॉक्टर फरीद साहब ये फरमाइएगा कि आपने कोई ऑल्टरनेटिव भी तो दिया होगा हुकूमत को कि अब क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा हालात हैं उसके अंदर पाकिस्तान कर्ज लेकर जो है वो मुल्क चला रहा है, मुल्की मामलात, मौशी मामलात चला रहा है, और हमको पाकिस्तान को इतना कर्ज भी नहीं मिल रहा जितना हमने तखमीना लगाया था। तो इस सूरत हाल में अगर जो रिलीफ आप कह रहे हैं आम आदमी को दिया जाए, उसका कोई ऑल्टरनेटिव भी तो आपने बताया होगा हुकूमत को, ये ऑल्टरनेटिव हो सकता है आप यहां से अखराजात पूरे कर लें। जी बिल्कुल, हम एक एक चीज की जिम्मेदारी लेते हैं बताने की। सवाल यह है कि IMF के जितनी भी शराइत हैं वो आम आवाम के लिए क्यों है, अशराफिया के लिए क्यों नहीं है? कौन सी वो चीज है कि जो अगर आप अपने इंतजामी मसारफ पर 35%, 30% कट लगाएं तो IMF कहाँ रुकावट बनेगा? आप अपने प्रोटोकॉल और अपनी गाड़ियां और 90,000 गाड़ियां जो वफाक के पास हैं उनको आधा करें तो आपका इंपोर्ट बिल भी पेट्रोल का आधा हो जाए, और IMF को तो इससे खुशी होगी कि जी आपने उनसे जो डॉलर लिए थे वो आपने बचा लिए। कैसे ये हमें IMF के चक्कर में आप डाल रहे हैं? आप अगर हल करना चाहें तो बिल्कुल तजावीज है। मसलन क्या तजावीज है? मैं अर्ज करूं कि कैपेसिटी के नाम पर जो दिया जा रहा है, इसमें यह कहा IMF ने कहा है कि हमें कि बंद कारखानों के भी आप पैसे देते रहें और उनकी कैपेसिटी के मुताबिक देते रहें। 1994 में जो पावर प्लांट्स लगे थे वो तो अपनी जिंदगी पूरी कर चुके हैं। उसमें ही कई शिक्के ऐसी हैं कि जिनके मुताबिक मसलन 220 मिलीग्राम पर यूनिट फर्नेस ऑयल का इस्तेमाल है, इससे बढ़ जाए तो इसका मतलब है कि प्लांट नाकारा हो गया। इसी और वो अब नहीं हो रहा, और चूंकि फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर हम उनको पैसे दे रहे हैं, उन्हें तो परवाह नहीं है। अगर आज 1994 वाले तमाम पावर प्लांट से
जितनी उनकी कैपेसिटी है उनके नाम पर हुकूमत बिजली ले, वो कहे कि दे आप हमें बिजली, और जाहिर है कि वो 20% से ज्यादा सलाहियत नहीं रखते, वो नहीं दे सकेंगे, तो इसका मतलब है कि मुआहदे की शिक खत्म हो गई और उसके बाद कैपेसिटी का सवाल ही नहीं पैदा होता। ये खुद मुआहिदात में मौजूद है। हम हुक्मरानों से पूछते हैं आपने कितनी इस पे तहकीक की है, कितनी रिसर्च की है, कितनी आपने कोशिश किया है, कितनी आप इंटरनेशनल लॉयर से आपने मशवरे किए हैं, आपने अवाम के सामने खोले इन मुआहिदों तो को। ये तजावीज़ आपने हुकूमत को भी दी हैं जब मुज़ाकरात हुए हैं? ये बिल्कुल दी हैं हमारी मुज़ाकराती टीम ने। और तीसरा दौर कब शुरू हो रहा है? तीसरा दौर डॉक्टर साहब कब शुरू हो रहा है? मेरे ख्याल तो अब कल या परसों होना चाहिए, इससे ज्यादा ताखीर की तो कोई गुंजाइश और डेडलॉक नहीं है। कहां पर है? क्या कोई ऐसे मुज़ाकरात भी हैं जो मान लिए गए हैं और कुछ रह गए हैं, या सभी अभी ऐसे हैं जिन पर अभी कोई अमल दरामद करने के लिए हुकूमत? अभी जो एक इस्तिलाह होती है पाइपलाइन, अभी तो हर चीज जो है वो पाइपलाइन में है। ठीक है, मैं अजहर सिद्दीक साहब, इससे कबल के इमरान खान साहब ने जो आज सहाफ़ियों से गुफ्तगू की उस पर जाऊं, लेकिन ये फरमाइएगा कि एक तरफ क्योंकि जमात इस्लामी मौजूद है, सड़कों पर मौजूद है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या प्लान है? सवाबी के जलसे के बाद क्या करेंगे? देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह तौर पर है कि फस्तायत के खिलाफ हमारी जंग जारी है। झूठे फ्रॉड और फ्रेब पर मबनी पर्चे आपने सारे देख लिए, 200-250 के अलावा। उसके अलावा हमारे वर्कर्स को और बाकी लोगों को उठाना ये जारी है, ये बात नहीं आ रहे, और हम कोर्टों में जा रहे हैं अपने मामलात के ऊपर। दूसरी जो बात है ना, हम देखिए अभी तक कानून हाथ में ना लिया ना हम लेना चाहते हैं। जलसे जुलूस अगर करने हैं तो हम बकायदा दरखास्त देते हैं, वो दरखास्त मुस्तरद करते हैं, फिर जाते हैं, फिर इजाजत मिलती है, फिर नहीं जलसा जुलूस करने देते। और हमने देख लिया या तो डिटेंशन ऑर्डर जारी करने हैं, या क्या होता है 144 का निफाज होता है, उसके बाद बंदे उठा लिए जाते हैं। वो सारी बातें हम कोर्टों के अंदर ले जा चुके हैं और उम्मीद है कि कोर्टें बहुत जल्द 144 का निफाज भी गैर कानूनी करार देगी और एमपीओ के तहत जो गिरफ्तारियां होती हैं वो भी गलत कहेगी। लेकिन ये सवाबी के जलसे के बाद हमारी मोबिलाइजेशन शुरू होने वाली है कि लोगों को इकट्ठा करना है, और ये मामला उसके बाद आगे जाएगा। एहतजाज वैसे अजहर सिद्दीक साहब, जितने अच्छे बच्चे का किरदार आपकी पार्टी इस वक्त अदा कर रही है, इससे कबल हमने कभी नहीं देखा कि इस्लामाबाद में आप कहते हैं जलसा करना है, इंतजामिया कहती है नहीं करने देंगे, आप कहते हैं ठीक है नहीं करेंगे। हाँ, तो देखिए ना, हम तो अभी कानून को कंप्लाई कर रहे हैं ना, इसलिए देख रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब हम देखते हैं कि जलसे जुलूस अगर कोई होने हैं तो वो हो रहे हैं, उसे रोका नहीं जा रहा। वो भूख हड़ताली कैंप में भी अजहर सिद्दीक साहब 4-5 बंदे बैठे हुए हैं, आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, आपके जो मेंबरान है और वो बाहर से ही चले जाते हैं। देखिए, बेसिकली भूख हड़ताली जो कैंप है, ये भूख हड़ताल अलामती तौर पर है कि यहाँ आना है, बैठना है, एक एहतजाज नोट करना है। भूख हड़ताल अगर होगी ना सही मानों में, वो आप देखेंगे ये तो अभी सिर्फ रिहर्सल्स चल रही हैं कि आहिस्ता आहिस्ता चीजें मोबिलाइज या मोटिवेट कर रहे हैं। आने वाले दिनों में आप देखेंगे मैं आपको एक प्रोजेक्टेड चीजें आपके सामने रख देता हूँ। अगस्त या सितंबर में हमें एक्सपेक्टेड है कि फॉर्म 45-47 के हवाले से चीजें बड़ी वजाहत के साथ सामने आना शुरू हो जाएंगी। साथ साथ जलसे जुलूस वाला मामला भी साथ साथ चल रहा होगा, और इमरान खान के खिलाफ जितने केसेस हैं, अपना 2 में सस्पेंशन होगी, 2 में बरियत होगी, 190 मिलियन पाउंड में अभी तक कुछ मिला नहीं। जो तोशा खाना का दूसरा रेफरेंस बनाया है, या दूसरा या तीसरा या चौथा जो कोई भी बनाया है, उसके अंदर भी कुछ नहीं। 9 मई के आपने देख ली है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि उसमें भी जमानतें हो जाएंगी। वो आप सब ने रिमांड देखे थे, वो सारा आपके सामने आ चुके हैं। तो प्रोजेक्टेड डेटों को अगर सामने रखकर देखें तो हम बहुत जल्द यानी सड़कों पे भी और हुकूमत बनाने की पोजीशन में भी इंशाअल्लाह अजीज। ठीक है, यानी अगस्त सितंबर से आपको बड़ी उम्मीदें हैं, और पाकिस्तान में वैसे भी जैसे अक्टूबर करीब आता है तो बहुत से जो है वो अंदाजे लगाना शुरू कर दिए जाते हैं। अब खेलदास कोहिस्तानी साहब से जानेंगे एक ब्रेक के बाद कि रिहर्सल कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो उनकी क्या हिकमत अमली होगी। एक ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी एहतजाजी सियासत शुरू करने को है, जमात इस्लामी ऑलरेडी सड़कों पर मौजूद है। खेलदास कोहिस्तानी साहब, ऐसा क्यों लग रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून किसी भी सियासी जमात को सीरियस नहीं ले रही, जो भी उनके खिलाफ एहतजाज करने जा रही है या जो कर रही है? ऐसा ना हो कि बहुत ताखीर हो जाए, एहतजाज बहुत आगे तक बढ़ जाए। देखिए, जो जमात इस्लामी का एहतजाज है, हमने जिस तरह जमात इस्लामी के रिप्रेजेंटेटिव ने भी बात की
कि हमारी गुफ्तगू हुई है 2 दफ़ा और मज़ीद भी होगी। हम किसी नतीजे पे ज़रूर पहुँचेंगे। जो जो इनकी जायज़ बातें होगी उनको तस्लीम भी किया जाएगा, इनसे रहनुमाई भी ली जाएगी। जो ये मुल्क सबका है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का भी है, जमात इस्लामी का भी है, बाकी जमातों का भी है। तो सब को मिलकर हम इस मुल्क को आगे बढ़ाना है, इस मुल्क की मईशत को ठीक करना है। जो बात आप पीटीआई के हवाले से पूछ रहे हैं, देखो मैं तो अपनी सोशल मीडिया जो मुस्लिम लीग नून की है उनको खराज तहसीन पेश करूँगा कि पहली मरतबा बल्कि हमेशा जो हमने फेक न्यूज़ के ख़िलाफ़ अपना मुस्बत रोल अदा किया। हम कभी भी फेक न्यूज़ पे यकीन नहीं, हमने कभी ऐसी कोई कैंपेन नहीं चलाई। मगर जो इनका झूठ बेनकाब किया है, मुझे खुशी होती है। जो ये 5 स्टार आप 7 स्टार होटलें देखी होगी, ऐसी भूख हड़ताल नहीं देखी होगी जो लंच के बाद शुरू होती थी, IT से पहले ख़त्म हो जाती थी। तो जो उसका मजाक बना, जो उसका मीडिया ने फिर रिपोर्ट किया। अब कल मैं यकीन से आपको बताऊं, कल मैं असेंबली से आ रहा था, इनका सिर्फ एक रुकने कौमी असेंबली उस एहतजाज में मौजूद था। तो मीडिया उनसे पूछ रहा था भाई आप कैसे आ गए हो, तो उन्होंने कहा बाकी भी आ रहे हैं। मगर वो काफ़ी देर तक बैठा रहा और रिपोर्टर भी बैठा रहा, मगर कोई नहीं आया एहतजाज में। KPK में इनकी हुकूमत है, वहाँ जो भी इन्होंने पहले जलसे किए 1000 से ज़्यादा ये लोग तमाम वसाइल मशीनरी इस्तेमाल करने के बाद भी वो नहीं कर सके। अदालतों में ये जब जाते हैं, एक तरफ से इनको हमेशा सहूलतकारी भी मिली है, इनको ज़मानतें भी मिली है। मगर इस मामले में मुझे अजीब लगता है, मुझे तो ये लगता है कि ये एक तरफ जाते हैं अदालत में कि हमारा जलसा है, हमें इजाज़त, दूसरी तरफ से ये रास्ते से ये कहते हैं कि हमें इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए। तो जो नहीं, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी खेलदास कोहिस्तानी साहब फॉर्म 45 और 47 के मामले को लेकर तहरीक इंसाफ भी इस्लामाबाद की तरफ आ जाती है। जमात इस्लामी से दौर हो चुके हैं, अभी तक आपके मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो गए। दूसरी तरफ से वो अगर इस्लामाबाद की तरफ आ जाते हैं तो फिर तो आपके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। फॉर्म 45 और 47 का जो ड्रामा इनका है वो भी बेनकाब हो चुका है। अपोजिशन लीडर स्टे पे चला गया है, अपने फॉर्म जो 45-47 के दावेदार हैं वो खुद हार चुके थे। तो ये तो अभी तय होना है। बाकी जो अगर फितना कोई आया, फसाद आया, कोई ऐसी जो जमात जिसने हमेशा इस्लामाबाद पे यलगार की हो, रियासत पे यलगार की है, तो उसको हम आने नहीं देंगे। हम उनको पहली बात तो वो उनके उसमें इतनी सुकत नहीं है, इतनी उनमें कोई ऐसा बात नहीं है कि लोग उनके साथ जुड़े। जमात इस्लामी का एहतजाज जो आपको लगता है कि आप बड़े कॉन्फिडेंट लग रहे हैं कि आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस दफा कोई बड़ा एहतजाज नहीं कर पाएगी? लिए नहीं आई है, वो अवाम के मसाइल के लिए आई है। जो आप बड़े कॉन्फिडेंट लग रहे हैं कि नहीं कर सकते हमें कोई। अच्छा मैं अप्रैल 2022 में भी वो इंतशार लेके आए थे, हमने उसको रोका था, हमने इनसे निपटा था। इन्होंने जब भी पाकिस्तान की तरक्की को, रास्ते को रोकने की कोशिश की, हमने इनको चले देख लेते हैं इस दफा उनका क्या प्लान है। हम उन्हीं से जान लेते हैं कि डॉक्टर फरीद पराचा साहब से मैं पूछना चाहूंगा। डॉक्टर फरीद पराचा साहब, कल जो है असेंबली के अंदर राजा परवेज अशरफ साहब ने PMLN को कहा है कि मुज़ाकरात की तरफ जाएं, PMLN से कहा गया कि मुज़ाकरात करें। आप क्या जो है वो मशवरा देते हैं दोनों जमातों को, हुकूमत और ऑपोजिशन को, खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, कि जो मौजूदा हालात हैं उसमें क्या तरीकाकार इख्तियार करना चाहिए? देखिए, पहले ही बड़ी कमजोर सी जमीन पर इक्तदार की इमारत खड़ी है। इसलिए अगर बाहमी तौर पर जो जमातें मिलकर इक्तदार पर फाइज हैं, उनके अपने दरमियान भी एतमाद की फिजा नहीं रहती, तो फिर उसके बाद मामलात किस तरह से आगे चलेंगे। और हम समझते हैं कि हुकूमत हो या अपोजिशन हो, उसको पार्लियामेंट में अपना किरदार अदा करना चाहिए, बल्कि यूथ से कहिए कि पार्लियामेंट को अपना किरदार अदा करना चाहिए। अब तक तो यूं लगता है कि जैसे पार्लियामेंट का कोई किरदार है ही नहीं। मामलात बयानात पे चलते हैं, TV पे चलते हैं, सोशल मीडिया पे चलते हैं, और इस पे यूं लगता है कि जैसे एक खौफनाक सी मसनूई फिजा पैदा की जा रही है। इस सारे में जो परवेज अशरफ साहब ने कहा या कोई और कहे, मामलात को इस तरफ लाना के आपको लगता है कि वक्त की जरूरत है कि डायलॉग की तरफ आना चाहिए? अज़र सदीक साहब, ये फरमाइएगा, इमरान खान साहब ने एक जानिब कहा कि कोई नुमाइंदा इस्टेब्लिशमेंट अपना मुकर्रर करे, और फिर कहा कि आज उन्होंने कह दिया कि इस्टेब्लिशमेंट दोबारा उन्होंने कहा कि मुझसे माफी मांगे। इमरान खान साहब चाह क्या रहे हैं आखिर?
अच्छा, मैं दो बातें कह दूं। वो एक ही कौम में बड़ा तारीफें कर गए। वो आप शायद पता नहीं है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सुप्रीम कोर्ट पे चढ़ दौड़ी थी। माल्टा उनका सानिया। इंतशारी सियासत जितनी नून लीग ने की ना तारीखी तौर पर, गुंडे, बदमाश, मवाली और उस तरह के वो क्या तहरीके लब्बैक तहरीके तालिबान पाकिस्तान, ये सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर है। ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। आज भी सोशल मीडिया पे देख लें, जितना झूठ और फ्रॉड और फ्रेब ये लोग खेल रहे हैं ना, अच्छा नहीं लगता हम इन चीजों की तरफ जाएं। इशू बड़ा सीधा सा है कि नालायकी, नाअहली और इससे नहीं। अब ये यानी आप देखो तो सही ना कि जो हुकूमत क्या कह रही है कि 5 साल पूरे होंगे, अभी आए कितने महीने हुए हैं उन्हें, और कौम का एतमाद उनसे बुरी तरह से उठ चुका हुआ है। कौन कौन यकीन कर रहा है, मुझे ये बताए ना। अभी कौन सी ऐसी हुकूमत तारीख में देखी है कि जिसमें एहतजाज के लिए लोग 4-5 महीने के अंदर ही बाहर निकल के आ जाएं और सड़कों पे आ जाएं। हम बिजली का, पेट्रोल का, अपना डॉलर की कीमत देखें, चीनी की कीमतें देखें, लूट मार और वो तो हजरत सदीक साहब, देना मौका हुकूमत को, कुछ मौका दें, कुछ 4-5 महीने से ज्यादा मौका दें ताकि वो दिखा सके कि क्या पता उसके पास कोई प्लान हो काम करने के लिए। और देखें, मेरी बात सुने, इन्होंने पीडीएम की हुकूमत आई, बड़ी ये तो बड़ी नावेद ना कि 6 महीने में उसने बयान तो चलाए ना, शहबाज शरीफ के, नवाज शरीफ के, इनके चलाए तो सही ना। 6 महीने पता नहीं क्या क्या कुछ इन्होंने कर देना था। वो वैसे देखा जाए 85 से चले आ रहे हैं, क्या किया मुल्क का, जरा गौर तो करें। 85 से आज लाकर मुल्क को कहां खड़ा कर दिया है, मुल्क की तबाही और बर्बादी कर दी है। इनके पास है क्या देने के लिए? कुछ नहीं है, सिर्फ इक्तदार का नशा है, जायदादें बनानी है, लूट मार करनी है, दंगा फसाद करना है। इसके अलावा इनके पास है क्या? अच्छा अजहर साहब, बता दीजिए, अब मुज़ाकरात की बात पे आ जाते हैं। बता दीजिएगा कि महमूद खान अचकज़ई साहब मुज़ाकरात कर रहे हैं या अभी भी आप ख्वाहिश रखते हैं कि कोई इस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा आएगा, उससे मुज़ाकरात करेंगे, सियासी जमातों से मुज़ाकरात करेंगे, क्या करने जा रहे हैं आप? देखिए, वजह थी कि इस गवर्नमेंट के पास बड़ा वक्त था। ये अपना वोट को इज्जत दो का नारा लेके फिर पॉलिश करते रहे, ये सारा कुछ हमारे सामने मौजूद नहीं, है। वोट के इज्जत दो के नारे से तो आज आप भी पीछे हटे ना। इमरान खान साहब अगर वोट को इज्जत देने की बात करते तो सियासी जमातों से बात करते ना। इमरान खान साहब बार बार एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की बात करते हैं। एस्टेब्लिशमेंट तो नॉन पॉलिटिकल होती है। देखिए, मैं फिर बताता चलूं, कौन सी सियासी के पास है क्या? सवाल तो है ना कि इनके पास मौका था। मैं तो 5 जून से कह रहा हूं कि पाकिस्तान को मिसाके पाकिस्तान की जरूरत है। आज एस्टेब्लिशमेंट के पांव में रख के ना चलते ना, नामालूम अफराद क्या कहना है। अब मैं बताऊं आपको, जजेस ने खत लिखना, सारा कुछ तो सामने आ चुका है कि कौन लोग हैं। यानी ये बात ये करेंगे। ये तो बेचारे मुलाजिम है, एक चपड़ासी की तर्ज पे बैठे हुकूमत कर रहे हैं। इन्होंने क्या करना है? हम तो बात बता रहे हैं कि पाकिस्तानी सियासत के अंदर जो स्टेक होल्डर है, उस स्टेक होल्डर का भाई अपना आईनी किरदार अदा करो। ये तो ना कर सके, ये तो उनके साथ मिलकर उनके मुलाजिम बन गए। अगर सदीक साहब, क्या ये आईनी बात होगी अगर आपको लगता है कि इन सियासतदानों के पास इख्तियार नहीं है तो आप एस्टेब्लिशमेंट को इन्वॉल्व करें? भाई वो हो भाई, इनके पास था 2.5 साल में करते ही सीधा सी निजाम इन्होंने कर लिया। ये तो एक पिट्ठू की तरह से एक बैठे, एक थर्ड एम्पायर की तरह बैठे हुए हैं। जो वो कर रहे हैं वही कर रहे हैं, अमल कर रहे हैं। या तो बताए ना कि इस गवर्नमेंट की कोई से है। गवर्नमेंट अभी तक देखे ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान, सबके खिलाफ जो ज्यादतियां हो रही हैं पूरी दुनिया में, सारी बैन अवी दुनिया ह्यूमन राइट्स की वायलेशन पे गुफ्तगू कर रही है। तो ये अब महमूद अचकज़ई साहब तो सियासी जमातों से बात करेंगे। और यहाँ एक बात बड़ी बात है, मैं भी इस बात का कायल नहीं था, लेकिन मुझे अब समझ आ गई है कि भाई इस मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट ही है, वो ही कर रही है। या तो ये सारी सियासी जमातें इकट्ठी हो, हम तैयार हैं इनके लिए, आए इकट्ठे हो। ये कहेंगे आगे कि एस्टेब्लिशमेंट का कोई कुरान पे कस्में खा करके कि नहीं भाई एस्टेब्लिशमेंट का कोई रोल नहीं होगा, वो पीछे तो आप बैठने के लिए तैयार होंगे तो वो कहेंगे ना, आप तो बैठने के लिए तैयार ही नहीं है। खेलदास कोहिस्तानी साहब वो आपको ऑफर दे रहे हैं कि आप आके बैठ के ये कहें कि एस्टेब्लिशमेंट का किरदार नहीं है, और जो इल्जाम आप पर वो लगाते हैं कि आपकी जो हुकूमत इस वक्त मौजूद है इसको एस्टेब्लिशमेंट लेकर आई है, आप इस बात को माने कि एस्टेब्लिशमेंट का किरदार नहीं है तो आपसे मुज़ाकरात कर लेंगे वो? देखिए, पहले इनकी बानी पीटीआई की पूरी सियासत एस्टेब्लिशमेंट ने तैयार की। एस्टेब्लिशमेंट के कंधों में चढ़ के ये शख्स आया। 2018 में इन्होंने धांधली के तहत आरटीएस बिठा के हमारे मैंडेट को चोरी करके इक़्तिदार में लिया।
फिर जब नवाज शरीफ साहब वोट का इज्जत दो का नारा लगाते थे, ये कहते थे ये नोट को इज्जत दो की बात कर रहे हैं। आज इसके बानी ने कहा है कि वोट को इज्जत दो से नवाज शरीफ ने यू टर्न लिया है। नवाज शरीफ साहब ने बिल्कुल यू टर्न नहीं लिया। नवाज शरीफ साहब आज भी उस पर खड़े हैं। ये चाहते हैं कि आज भी हमें गैर आइनी तरीके से इक़्तिदार में लाया जाए। मुझे बताएं, इस्टेब्लिशमेंट से ये किस तरह बात कर सकते? क्या आइन और कानून में ये है कि ये निगोशिएशन करके एनआरओ ले? बिल्कुल नहीं। इनको मैं ये आज आपको ये भी बता दूं, ये जिस तरह एस्टेब्लिशमेंट के पैर पकड़ के बैठे हुए हैं, इसी तरह ये नवाज शरीफ के पैर भी पकड़ेंगे और गुफ्तगू भी हमसे करेंगे और नवाज शरीफ से एनआरओ मांगेंगे। उसकी वजह ये है, ये महमूद खान अचकजई के भी इन्होंने पैर पकड़े, उसके खिलाफ क्या बातें करते थे, ये मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से क्या कहते थे, आज उनके पैर पकड़े हैं। तो ये वक्त दूर नहीं है जब नवाज शरीफ साहब के पास इनका मैसेज आएगा, इनका वैसे खेलदास कोहिस्तानी साहब, नवाज शरीफ साहब आजकल हैं कहां? बड़ी गुमनामी की जिंदगी गुजार रहे हैं। को इस्तेमाल किया जाएगा नवाज शरीफ साहब से बात करने के लिए। मगर मैं समझता हूं कोई भी जमात अवाम के वोट से आनी चाहिए। ये जिस तरह इनको आदत पड़ गई है, वो हमेशा ये चाहता है कि मुझे इसी तरह इक़्तिदार से, इसी तरह जेल से निकाला जाए। इनकी सियासत फितने और फसाद की है और जो इनके जुर्म ठीक है। खेलदास कोहिस्तानी साहब सवाल लीजिएगा, ये फरमाइएगा, नवाज शरीफ साहब आजकल बड़ी गुमनामी की जिंदगी गुजार रहे हैं, क्या वजह है? बिल्कुल, नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान अगर आए थे तो इस मुल्क के लिए आए थे, इस मुल्क की आवाम के लिए आए थे। वो अगर पाकिस्तान में उन्होंने 21 अक्टूबर की जो तकरीर की थी, उसमें भी उसने जो बयानिया दिया, वो पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी, अवाम को रिलीफ देने की बात की। उसका भाई, उसकी वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम है, उसकी बेटी मरियम नवाज साहबा इस वक्त वजीर आला है। जिस तरह आपने देखा पंजाब जिसको तबाह किया इनके बुजदार ने, और उस पंजाब में 340 अच्छा, आपका पॉइंट आ गया खेलदास कोहिस्तानी साहब। मैं उसी दिन पानी निकल गया। मैं डॉक्टर फरीद तराचा साहब को मैं चाहूंगा कि मुख्तसरन वो बता दें हमें, काम कर रहे हैं। डॉक्टर फरीद तराचा साहब, आप जरा मुख्तसरन बताइएगा कि ये एस्टैब्लिशमेंट के किरदार पर हमेशा बात होती है और हमारे यहाँ ऑपोजिशन की जमात हमेशा एस्टैब्लिशमेंट की तरफ देखती है। आप इस बात में को हकीकत समझते हैं? बिल्कुल हकीकत है। यानी एक दौर अदवार हमने कई देखे हैं। मैं तो सियासत का एक तालिब इल्म हूँ, दौरे तालिब इल्मी से ही हम ये सब कुछ देख रहे हैं। और उस लिहाज से ये मामला के इस्टेब्लिशमेंट की तरफ रजू करना या इस्टेब्लिशमेंट का सियासतदानों की तरफ रजू करना, या ये कि ये उम्मीद रखना कि हमारा सर पर दस्ते शफ़क़त रखा जाए, या फिर ये कि एक का दूसरे के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होना, ये सारी वो चीज़ें हैं कि जिसमें बहुत कुछ नुकसान हो चुका है मुल्क का, कौम का, इदारों का। इसलिए अब इस सिलसिले में सियासतदानों को होश के नाखल लेने चाहिए। सियासत या ये जो अरसा है आपका, ये तो गुजर जाएगा। ये 2 साल, 3 साल, 5 साल आपको जो इक़्तिदार के मिले, ये तो गुजर जाएंगे। किसी और का इक़्तिदार आएगा तो वो भी गुजर जाएगा, किसी का माजी में था तो वो भी गुजर गया है। लेकिन जो रास्ते मुस्तकिल मिजाजी, यानी आप समझते हैं कि इस चीज से नहीं रहेगी। एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद फिर आऊंगा तो फिर अजहर सदीक साहब से इस चीज का जवाब जानेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अजहर सदीक साहब, ये फरमाइएगा, जो मैंडेट आप लोगों ने महमूद खान अचकजई साहब को दिया है, उस मैंडेट में क्या है? क्या नए इंतखाबात की बात करेंगे वो नून लीग और पीपल्स पार्टी से जाकर, या केसेस की बात करेंगे कि इमरान खान और जो आपके कारकुनान पर केसेस है उसको खत्म किया जाए? क्या मैंडेट होगा वो? ये वो पॉलिटिकल बातें हैं कि केसेस हमारे यहाँ अदालतों में लड़ रहे हैं, और वो बात देखें ना, जब झूठे और फ्रॉड और फ्रे पर मबनी केसेस हैं तो इसमें कोई हमारा कोई केसेस के हवाले से हमारी कोई परेशानी नहीं है। मैंडेट जो है उन्होंने, चूंकि वो आपको पता है कि वो सिविल सुपरमेसी के बहुत बड़े दाई हैं, वो चाहते हैं, और सियासी जमातें सारी चाहती हैं, वैसे तो नाम के नारे लगाते रहे, वो सिविल सुपरमेसी की बात होनी है कि इस मुल्क में सिविल सुपरमेसी को, जमहूरियत है तो जमहूरियत कायम रहे। ये नहीं है कि आप डिक्की में बैठकर गेट नंबर 4 के चक्कर लगाते रहें, या वहां से आपको इजाजत मिले तो आप उठे बैठे। महमूद अचकजई साहब चूंकि हमेशा से एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ रहे हैं और वो जमहूरियत रवायात की बात करते हैं, इसलिए उनको चुना इसीलिए गया कि वो इस सारे मामले को लीड करेंगे
और वो लेकर जाएंगे। अगली जो बात है, चूंकि इलेक्शन के अंदर फ्रॉड फ्रेब तो है, अब मैंने नहीं कहता, इसमें बड़ी रिपोर्टें आ चुकी हैं, पतन की रिपोर्ट देख लें, नवाज शरीफ के हल्के में आप अंदाजा लगाएं कि हाल ये है कि यानी 102% वोट पड़े हैं। पता नहीं कौन सा हल्का है, कौन सी साइंस है। नहीं, ये वो बातें जो महमूद खान अचकज़ई साहब मुज़ाकरात के लिए लेकर जाएंगे पीएमएल के पास कि जी आपने इलेक्शन चोरी की है। जी बिल्कुल, ये सारी बातें आएंगी, ये सारी बातें सामने आएंगी। और यहाँ भी और देखिए, हम तो अपने तय जो काम करना है ना, हमने वो कर दिया है। अभी 430 सफ़ों का इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो है रेफरेंस फाइल की है सुप्रीम जूडिशल काउंसिल में, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चारों मेंबर के खिलाफ, और जो सबूत लगाए हैं उसके अंदर, यानी वो रिसेंटली अगर आप देख लें, और अपना डस्का के इलेक्शन से लेकर अब तक के सारे हालात और 23 इवेंट ऐसे हैं जिससे साबित होगा कि ये और मखसूस नशिस्तें, बाकी सारे मामले जो है ना, वो सारी चीजें उठाई जाएंगी। और उम्मीद बड़ी है, अल्लाह करे कि शायद इनको ख्याल आ जाए, होश आ जाए कि इस मुल्क को अगर आगे लेके जाना है तो मुल्क की बका जो है वो जमहूरियत के अंदर है। और आपस में बैठकर जो गुफ्तगू करनी है इनके पास, देखे ये हम अगर बात करने की ये कहते थे आए मिसाके पाकिस्तान मिसाके जमहूरियत कर लें, तो मिसाके जमहूरियत क्या करें? आपने तो मुल्क में स्टेबिलिटी लाने के लिए कोशिश कोई नहीं की। 2.5 सालों में जो कुछ आपने इस मुल्क के साथ ज्यादती की है, हमें कहने की क्या जरूरत है? अब तो अवाम खुदकुशियां करनी फिर रही है, अवाम के लिए जगह कोई नहीं है रहने के लिए। अगर ये वाकई चाहते होते, आप यूं देख लें, सिर्फ इसके 3 चीजें आपके सामने रख दें। इन्होंने इलेक्शन 90 दिन में नहीं कराए, तरमीम कर दी कि इलेक्शन की सदर और ये आइन तोड़ा था कि वो जनाब इलेक्शन कमीशन देगा। फिर 90 दिन में इलेक्शन को छोड़ने के आगे बात अगर अभी रिजल्ट देख लें, नैब में तरमीम की कि 14 दिन का रिमांड जो नैब ने कहा था 40 दिन कर दिया, और झूठा और फ्रॉड पर मबनी केसेस 5 साल से सजा 2 साल कर दी। मकसद क्या था? इमरान खान के खिलाफ पॉलिटिकल खेलदार साहब, फिर इलेक्शन ट्राइब्यूनल में देखा कि रिटायर्ड जजेस भी जो हाई कोर्ट का तय हुआ था कि हाई कोर्ट के जजेस आएंगे वो इलेक्शन ट्राइब्यूनल लेंगे, उसमें उठाकर रिटायर्ड जजेस, यानी मकसद क्या है? नजर आ रहा है कि फ्रॉड और फरेब से हुकूमतें चलाना चाहते हैं इस निजाम को, जिस तरह ये चलाना चाहते हैं। मैं खेलदास साहब से पूछ लेता हूं कि कैसे चलेगा ये निजाम, जो बातें आपने की हैं। खेलदास साहब फरमाइएगा, आपको नहीं लगता आपकी जमात बंद गली में चली गई है, आवाम में गैर मकबूल होती जा रही है क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है और जिससे आवाम जो है वो नाराज नजर आते हैं आपसी जमात से? पहली बात, जिस रिपोर्ट की इन्होंने बात की वो कागज़ के पकौड़ों की तरह है, उस कागज़ का कोई हैसियत नहीं है, वो जिसमें पकौड़े में कागज़ फेंके जाते हैं इस तरह का है। दूसरी बात, ये बयान या इनका 45-47 का जो ड्रामा है, ये इन्होंने 2013 में भी किया था। 35 पंचर की इन्होंने बात की थी, फिर इन्होंने पूरा उस पर पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की, पूरा बयानिया बनाने की कोशिश की, मगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला वो मौजूद है जिसमें तब भी इन्होंने नवाज शरीफ साहब पे इल्ज़ाम लगाया और मैंडेट चोरी की बात की। आज भी वही बात दोहरा रहे हैं, मैं ना मानूं, इल्ज़ाम लगाना, झूठ बोलना, ये इनका वतीरा बन चुका है। देखें, अगर आप कहते हैं कि हम मकबूल नहीं है तो आप मुझसे बार बार ये सवाल नहीं करते कि नवाज शरीफ साहब क्यों खामोश है। फिर फरीद पराचा साहब अगर आज अवाम के मसाइल के लिए इस्लामाबाद आए हैं तो यहाँ अवाम पाकिस्तान की बिल्कुल देख रही है कि, और उनको एतमाद है, हमारा माजी, हमारी क़यादत का, नवाज शरीफ साहब हो, शहबाज शरीफ साहब, उनकी कारकर्दगी की मिसालें हज़ारें दे सकते हैं। तो अवाम को उम्मीद है कि ये, यानी आप समझते हैं कि अवाम को उम्मीद है। मैं प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में जा रहा हूं, मैं डॉक्टर फरीद पराचा साहब से भी जो है क्लोजिंग रिमार्क्स लेना चाहूंगा। डॉक्टर फरीद पराचा साहब, जब इतनी जाती इख्तलाफात सियासी जमातों के अंदर आ जाएं तो फिर वो एक मेज पर कैसे बैठेंगी और फिर मुल्क आगे कैसे चलेगा? हालात वाक़यात जमा कर देते हैं, सूरत हाल गंभीर है, सबको ख्याल करना चाहिए और मामलात को इस तरह सादा तरीके से नहीं लेना चाहिए और समझना चाहिए कि अगर इन चीज़ों में हकीकी इदराक न किया गया तो बहुत बड़े नुकसानात हैं। हमारा दुश्मन हर तरफ से इस पे यलगार कर रहा है, पाकिस्तान के अंदर बाहर, और हमें इसको पूरी बसीरत के साथ लेना चाहिए और हल करना चाहिए। यानी जमात इस्लामी भी ये समझती है कि मुज़ाकरात से मामलात हल हो जाएंगे अगर हुकूमत संजीदा ले चीज़ों को। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह।